ये होगा कि किसी ना किसी ने आपके केस के ऊपर होम ऑफिस के अंदर इंक्वायरी रेज की होगी, जिससे देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका केस थोड़ा ऊपर आ जाए। सो इन समरी मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलें, या आप खुद होम ऑफिस को ख़त भी लिख सकते हैं कि वो डिसीजन थोड़ा जल्दी दे दें। बट अगर काफ़ी टाइम लैप्स हो गया है, 3-4 मंथ्स, तो बेहतर ये है कि आप अपने लोकल एमपी के पास जाएं और अपने लोकल एमपी से रिक्वेस्ट करें कि होम ऑफिस को ख़त लिखे, बिकॉज आपने एक एप्लीकेशन डाली है बड़े अरसे से। अगेन, इससे पहले कि मैं एक और टॉपिक की तरफ जाऊं, मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि जनरली देखने में आया कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आजकल वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, उनका डिसीजन काफ़ी जल्दी आ रहा है, बिकॉज आई थिंक द होम ऑफिस हैज़ फाइनली रियलाइज्ड कि स्टूडेंट्स की तालीम पे बड़ा हर्ज पड़ता है अगर हम उनकी एप्लीकेशन को डिले करेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल्दो सर्टन HTS हाईली ट्रस्टेड जो स्टेटस कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर उनको पढ़ने की तो इजाज़त है, लेकिन ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि एक मेंटल स्ट्रेस न रहो स्टूडेंट को कि जी मैंने एक एप्लीकेशन डाली है, पेंडिंग है। तो देखने में आया है कि एटलीस्ट स्टूडेंट केसेस के ऊपर वो डिसीजन जल्दी देते हैं। ये जो टाइम लैप्स है ये ज़्यादातर बाकी तरह की एप्लीकेशन के ऊपर है। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया, बिकॉज अक्सर मेरे ऑफिस में आके लोग यही सवाल करते, तो आई थॉट आई शेयर इट विद यू कि मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई थिंक अगर आप उनको पुश करना चाहते हैं तो अपने लोकल MP के पास जाएँ। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप यू विल हैव फाइंड इट वेरी बेनिफिशियल। वो अक्सर लोग आते हैं कि जब हमने कोई फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है, उसमें मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि उस टाइप के लोग जिन्होंने कोई ना कोई असाइलम क्लेम किया था या कोई ना कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली थी और वो रिफ्यूज़ हो गई। अब अगर उन्होंने एप्लीकेशन उस वक्त डाली थी जब उनके पास राइट ऑफ अपील था, या उन्होंने असाइलम केस डाला और उसको उन्होंने रिफ्यूज़ करके उनको राइट ऑफ अपील दिया और वो ट्राइब्यूनल में भी जाके हार गए और उन्होंने उसके बाद कोई रिव्यू एप्लीकेशन नहीं डाली और 2-3 साल गुजर गए। उस टाइप के लोग हैं जो आते हैं कहते हैं जी हमने फ्रेश एप्लीकेशन डालनी है, या किसी का कोई पुराना वीज़ा था जो एक्सपायर हो गया और उन्होंने कभी कोई एक्सटेंशन एप्लीकेशन नहीं डाली और अब चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की वजह से वो कह रहे हैं कि जी हम एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। अब जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन भी डाली होंगी, क्योंकि जब लॉ में चेंज आया जुलाई 2012 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आपने नोट किया कि उन्होंने अप्रैल में फिर उसके बाद फ़ीस भी बढ़ा दी थी और अब काफ़ी हेफ्टी फ़ी होगी अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालते हैं जिसमें आपके 3 या 4 डिपेंडेंट्स हैं। सिर्फ जो फ्रेश क्लेम या अगर अपना केस रीओपन करना है, मैं उसमें एक आपको नई चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ को ऑलरेडी पता होगी कि इमिग्रेशन रूल के अंदर एक पैराग्राफ 353 है जो आपको फ्रेश क्लेम की इजाज़त देता है। उसमें सर्टन कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं और ये टिपिकल उन लोगों के लिए जिन्होंने कि ह्यूमन राइट क्लेम डाला है, कोई असाइलम क्लेम डाला है और उनका रिफ्यूज़ हो गया, दे हैव नो मोर रेमेडी अवेलेबल। अब उन लोगों के लिए जो उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपना निकाला है कि ये 353 के अंदर आप एक फ़्रेश क्लेम डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा एविडेंस हो जो पहले कंसिडर नहीं किया गया हो और ऐसा एविडेंस जो पहले अवेलेबल भी ना हो और उस एविडेंस की वजह से देयर इज़ अ रियल प्रॉस्पेक्ट कि ये आपका केस अप्रूव हो जाए और आप उस बेसिस के ऊपर फ्रेश क्लेम डाल सकते हैं। मैं फ्रेश क्लेम के बारे में आपको इसलिए सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि उसमें फ़ी अटैच नहीं होती। और एक कॉलर आ गया, मैं इसके बाद ज़रूर आपको फ्रेश क्लेम के बारे में थोड़ा और बताऊँगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I've got a question. I'm with the Pakistani and I'm Romanian. Yes. The thing is, we are fighting with the Home Office now. Yes. Because first they refused his visa on base of invalid passport. So we done a valid passport and now again we are waiting. All right. Waiting for what, I don't know. So what do you think we should do? All right. Ma'am, did you submit a family permit application? You're married to this? Are you married to your spouse? To the Pakistani national? Are you married to him? And did you submit a family permit application? I'm sorry. I think the call got dropped. Thank you, ma'am, for your phone call. I think your question was what I understood, that you made an application. I can only understand that. I'm assuming here that you made a family permit application because you're an EA national Romanian and you said your partner is a Pakistani. Now on the family permit, they have said, what you've informed me, that returned the application saying it is invalid because there is no passport attached to it. I mean, what I have to say to you is that you should go to your local representative or go to your legal representative who you used for the application and show him the documents. Because what happens is that if you have not provided a valid ID, the Home Office has the discretion to come back to you and say that passport or the valid ID is a mandatory requirement, why have you not provided it? Now, in certain cases, a person maybe have claimed asylum, maybe got refused, but they are not very
keen on going back to their embassy to get a new passport, then they have to give reasons behind it that why can they not go to the embassy and seek a new passport, or in certain cases the passport is already with the Home Office. So unless you provide an explanation that why you're unable to provide a valid passport, of course the Home Office will have an issue with that application. So without going into the history, I can only give you this much information that you need to resolve the issue raised by the Home Office. You have to explain to them that why is your partner or spouse unable to provide a valid Pakistani passport, and that should then carry forward the process for your application. The good thing, or at least to some extent, is that the family permit applications are only £55. It's not as expensive as the other applications on the human right law, under the human right or the immigration laws. So I think you will be best served to go to any local legal representative or the one you've used for your application, try to seek an explanation for what the Home Office is asking for, and then resubmit the application. And there has to be a valid reason as to why your partner or spouse cannot provide a valid Pakistani passport. Thank you for your phone call. हम थोड़ा जिक्र कर रहे थे पैराग्राफ 353 का, जिसमें हम फ्रेश क्लेम की बात कर रहे थे. अब मैं क्यों फ्रेश क्लेम का जिक्र किया, बिकॉज वो फ्री होता है, यानी कि जो होम ऑफिस की रीसेंट पॉलिसी है वो कहते हैं कि फ्रेश क्लेम का ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसको आप भरें और अपने लोकल इमिग्रेशन टीम के पास ले जाके इसको जमा करा दें. अब यहाँ एक बात आती है इम्पॉर्टेंट कि लोग डरते हैं कि अगर हम इमिग्रेशन वालों के पास वापस जाएंगे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई दोबारा क्लेम नहीं डाला, उनका सारा कुछ रिफ्यूज़ हो गया, तो वो इस बात से घबराते हैं कि अगर हमने होम ऑफिस को दोबारा कांटेक्ट किया तो वो शायद हमें रिमूव करना शुरू कर देंगे. देखें, जहाँ आपने कोई भी फ्रेश क्लेम डाला है इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 353, तो उसमें एक और शिक है कि जब तक होम ऑफिस उस फ्रेश क्लेम को कंसिडर नहीं करेगा वो आपको कंट्री से रिमूव नहीं कर सकता. तो एटलीस्ट इस तरीके से आप दोबारा रिपोर्टिंग के ऊपर लग जाएंगे और एटलीस्ट आपका केस आगे चलना शुरू हो जाएगा. अब ऑफ कोर्स ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके केस में कोई मेरिट है या उनके सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं कि अब वो समझते हैं कि उस वक्त हमारे सर्कमस्टांसेस इतने अच्छे नहीं थे, हमारा केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब हमारे सर्कमस्टांसेस इस हद तक चेंज हो गए, हमारा केस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब रियल प्रॉस्पेक्ट है कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर. तो इस टाइप के लोग सोच सकते हैं फ्रेश क्लेम डालने के बारे में. और इसमें फ़ायदा ये है कि जहाँ एप्लीकेशन डालने से आपका लीगल कॉस्ट के अलावा आपकी होम ऑफिस की फ़ी लगती है, फ्रेश क्लेम के अंडर एज लॉन्ग एज आप फ्रेश क्लेम के क्राइटेरिया को मीट करते हैं आपको कोई होम ऑफिस फ़ी नहीं देनी पड़ेगी. एंड एज आई एक्सप्लेन टू यू कि कंसिडरिंग होम ऑफिस की फ़ी कितनी ज़्यादा है विद द न्यू फ़ी चेंजेस, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. एंड मेरा मकसद ये था आपको बताने का कि आप ज़रूर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके इस बात के बारे में डिस्कस करें. अगर आया आप उनमें से एक हैं जिनका कोई पेंडिंग केस नहीं होम ऑफिस के साथ और एक ज़माने में था एंड यू विड्रॉन इट या आपने उसको अबैंडन कर दिया. थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल से एक और कॉलर है. हेलो. हेलो जी. हेलो. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जी मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए. तारिक जी, मैंने पूछना था मेरे बच्चों के साथ यहाँ 12 साल हुए जी. तो उन लोगों ने हमारा 2-3 बार क्लियर लास्टली हम कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट में वो बोलते हैं जी आप अपना केस वापस ले लो, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे. तो उन लोगों ने कुछ बताया नहीं. उसके बाद फिर फिंगर प्रिंट के लिए हमारे पेपर भेजे, लेकिन हमारे पेपर भी हो गए हैं और हमारे बच्चों के लिए जो उन्होंने पेपर भेजे पोस्ट ऑफिस में हो रही है तो उसको वापस उसको भेजे हुए. तो ये क्या गुड साइन है कि कुछ हो रहे थे. उन लोगों ने कहा था हम आपको राइट ऑफ अपील देते हैं, मूव हो जाओ, तो वो भी नहीं दिया. अगर होम ऑफिस ने बस लीक कर दिया अपने फिंगर करो तो कुछ बताया नहीं अभी. ठीक है. जी जी मैंने आपकी बात सुन ली. ठीक है. थैंक यू सर, मैंने आपकी बात सुन ली. थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल. जितना मुझे थोड़ा, क्योंकि लाइन में भी थोड़ी ख़राबी थी, जितना मुझे समझ आया आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात समझ की कि जी ट्रेजरी सिस्टर भी बीच में इन्वॉल्व था. तो उससे मुझे यही लगता है कि आपका केस पहले गया था हाई कोर्ट के अंदर, बिकॉज जब आप हाई कोर्ट में केस लेके जाते हैं
तो होम ऑफिस के जो सोलिसिटर्स होते हैं वो ट्रेजरी सोलिसिटर्स कहलाते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट आई होप आई एम राइट, कि मेरे ख्याल से आपकी कोई डील हुई थी जिसको हम कंसेंट ऑर्डर बोलते हैं ट्रेजरी सोलिसिटर के साथ, जिसमें होम ऑफिस ने शायद आपको ये बोला कि हम नया डिसीजन देंगे, और अगर हमने नया डिसीजन आपके हक में नहीं दिया तो हम आपको राइट ऑफ अपील देंगे। बिकॉज जब हम भी अपना कोई केस लेके जाते हैं हाई कोर्ट में और ट्रेजरी सोलिसिटर हमसे कोई डील करने की कोशिश करता है, सारी बात है वो डील ये नहीं होती वो कहेंगे हम वीज़ा दे देंगे, बिकॉज वो बड़े कम, वो ये हमेशा कहते हैं हम रिकन्सिडर करेंगे। तो एक बात हम लाजमी उसमें मेंशन करते हैं उनके साथ कि जी अगर आप रिकन्सिडर करते हैं इस केस को एंड अगर आपका नेगेटिव डिसीजन है तो प्लीज़ हमें इन कंट्री राइट ऑफ अपील चाहिए हमारे क्लाइंट के लिए, एंड नॉर्मली उस चीज़ पे वो मान जाते हैं डिपेंडिंग आपके केस में मेरिट क्या है। तो ये मैंने अज्यूम किया, बट थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसलिए देना चाह रहा हूँ कि दूसरों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए, या उनको किसी जानने वाले को भी अगर इस मुसीबत में तो दे कैन हेल्प आउट। तो लगता ही है कि उस वजह से अब होम ऑफिस आपके केस को रिकन्सिडर कर रहा है। अब जहाँ तक फिंगरप्रिंटिंग की बात है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बिकॉज अब आपको पता है कि अब वो वीज़ा नहीं देते, वो बायोमेट्रिक कार्ड देते हैं, और बायोमेट्रिक कार्ड के लिए फिंगरप्रिंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोगों ने एप्लीकेशन भी डाली उनको भी पता होगा कि जैसे ही वो फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं तो उनका डिसीजन आ जाता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कि इसमें घबराने की बात नहीं, फिंगरप्रिंट्स दें, कभी कभी फिंगरप्रिंट्स में इशू आ जाता है, नया लेटर मंगवा लें एंड देन वेट फॉर द डिसीजन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। अगले कॉलर को लेते हैं। हेलो हेलो Hello. Hi. Sorry for the drop of the later on. The thing it is, Home Office, they do have now a valid passport because we applied to the Pakistan Embassy and they gave us a valid passport, and they do have our passport over there. Now we got an answer from Home Office saying he got the right to work in UK. And now, after like 1 week, we wake up with a letter saying they want to see both of us for the interview in Liverpool. It's quite, I don't know what's going to happen forward, because even for the Pakistani, I have to speak with my Romanian embassy and ask them to do something, because Pakistan embassy, they was totally refusing to give a valid passport. All right, ma'am. 1 week, So what do you reckon to do? Okay, ma'am, I'll explain to you. Thank you for your phone call once again, because I think you have clarified some more issues. Now you have submitted an application, excellent, and they've asked for you to attend an interview in Liverpool, which is very, very normal for people who are trying to marry EA nationals. It is very normal because they either write a letter to you and they will ask you to answer certain questions, that how do you communicate with each other, what nationalities, how did you meet, where did you meet, or they ask you to attend an interview in Liverpool, which is very standard. Or in the third scenario, they even knock on your door. So one day you'll open the door, the home office is there, and if you open the door or your husband opens the door, they want to know where are you. If you're not at home, they want to see the rooms where you live together, want to see some clothing, they go into other rooms, interview other people in the house if they're present. So at least you don't have that bad experience that in the morning you're opening the door trying to go to work and you have 6-7 home office officers standing in front of your door. It's a more pleasant experience when you go and attend the interview in Sheffield. All I have to say to you, there's nothing to worry about the interview. It's a very standard procedure, like I explained to you, that either they're going to write a letter to you and ask certain questions from you regarding your relationship, either they're going to call you for an interview, or they attend your house in person. In your scenario, it's the second, which is not bad. It's a pleasant experience. So I would say please go and attend the interview, and as long as you satisfy them during the interview, which is normally an hour's interview each, they ask about 52 questions. As long as your questions and your answers are satisfactory, then there should be no issue with the issuance of the family permit, because mind you, the purpose of the interview is to assess whether this is a marriage of convenience. Thank you for your phone call. We'll try to take another call. Hello? थैंक यू सो मच। आई थिंक उन्होंने मुझे अभी बाहर से पता चला कि कॉल ड्रॉप होगी, सॉरी। वो पूछना चाह रहे थे कि उनका बेटा
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें उनको लाइफ इन द यूके देना पड़ेगा या नहीं। अगर वो अंडर 18 है वो अप्लाई कर रहे हैं तो फिर तो एग्जेम्पशन है, अदरवाइज ओवर 18 के ऊपर अब नेशनलाइजेशन के ऊपर उनको सिर्फ ज़रूरत है लाइफ इन द यूके देने की। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन है उसको कहते हैं पासपोर्ट के लिए, बट नो दैट्स अ नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन जो आप ओथ जाके लेते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है काउंसिल से जहाँ से आपको पता चलता है कि यूर अ ब्रिटिश सिटीजन, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो अगर आप कोई नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रहे हैं यानी कि सेटलमेंट आपकी हुई हुई है एंड यू ट्राइंग टू फर्स्ट गेट नेशनलाइज्ड, तो ऑफ कोर्स उसके लिए उन्होंने जो लॉ में चेंजेस आई हैं लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश असेसमेंट की है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की, और एनीवन अबव 18 विल हैव टू डू दैट। थैंक यू। वील ट्राई टू टेक अनदर कॉल। हेलो, हेलो, I'm sorry, they're trying to transfer the call, so that's why मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा कि I will stop speaking then. Hello? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे शहजाद तारिक। जी जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाएं आपका सवाल क्या है? मुझे आपसे पूछना था कि मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और 2 साल मेरे कंप्लीट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ, जी जब मेरा इंडेफिनिट जो है वो ड्यू था। जी और लेकिन अब मेरा वाइफ के साथ ब्रेकअप हो गया है और ऑब्वियसली हम साथ नहीं है, जी लेकिन मेरा बेटा है, तो मैं कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ? Is it SLR or SLR? I don't know which one do I have to apply for that? Which one do I have to apply? मैं आपको 2 सवाल ज़रा पूछ लूँ कि आपका बच्चा ब्रिटिश है? हाँ जी। ओके, और आपकी वाइफ कौन सी नेशनैलिटी की है? White British. All right, thank you. थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल। ऑफ कोर्स आप मेरे ख्याल से खुद ही आपने अपना थोड़ा सा समराइज़ कर दिया कि आपके पास 2 साल का स्पाउसल वीज़ा था, और ऑफ कोर्स जो पुराने लॉ थे उसमें 2 साल के स्पाउसल के बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करते थे, जो कि अब ऑफ कोर्स चेंज होकर 5 ईयर्स हो गया। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट कि आपकी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई है और अब आप बच्चे की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स मुझे ऑन टॉप ऑफ माई हेड फॉर्म बिल्कुल याद नहीं कि उसका नाम क्या था, आई थिंक वो सेटलमेंट का और या फर्दर लीव टू रिमेन फैमिली की बेसिस पे है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे नंबर मेरा ले लें आप स्टूडियो से और मुझे बाद में कांटेक्ट कर लें, तो एटलीस्ट आई एम इन फ्रंट ऑफ अ सिस्टम, तो मैं आपको फॉर्म का नाम बता दूंगा। बिकॉज अब आप ये कर रहे हैं कि जो सेटलमेंट का रूट है वो रूट होता है फ्रॉम योर स्पाउसल वीज़ा कि आपने 2 इयर्स गुजार लिए, लेकिन अब आप दूसरे रूट के ऊपर जाना चाहते हैं कि यू हैव एक्सेस टू राइट टू योर चाइल्ड। उसकी पहले एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है जो आपको मीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उस रूट के ऊपर चढ़ेंगे एंड देन द सेटलमेंट विल बी ड्यू, बिकॉज अब आप स्पाउसल के ऊपर सेटलमेंट नहीं ले सकते। सो प्लीज़ गेट इन टच बाद में, तो मैं आपको एटलीस्ट फॉर्म का नाम बता दूंगा। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर को लेते हैं। हेलो 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 जी फरमाएं। जी, मुझे नशा करना था कि मैं 2007 मेरा इंडेफिनिट हो गया है, जो 4 साल हो गए इंडेफिनिट को जी। अब, लेकिन मैं 2007 में नीचे ना मैं ड्राइविंग के दौरान ना ऑफेंस हो गया मुझसे ना, जी बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहा था और इंश्योरेंस की नहीं थी गाड़ी की। जी तो 2007 में अपना 6 में मुझे ये एप्लीकेशन लगा था, जी। तो उसमें मैंने बोला था कि भाई अगर आपके 4 साल के बाद 5 के बाद स्पेंड होती है तो जो फाइन हुआ था मुझे, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत है, नेशनलाइजेशन के अंदर नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अब वो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी है, जो नई रिक्वायरमेंट है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन के ऊपर, वो 3 इयर्स है। तो वो जब आपसे पूछते हैं कि आपकी कोई पेंडिंग कोर्ट की कन्विक्शन है तो आपने उस पर लिखना है। और अगर वो बोलते हैं कि जी अगर आपका, उन्होंने बोला एवर, अगर फॉर्म के ऊपर लिखा है कि एवर आपने कभी कोर्ट पे कन्विक्ट हुए हैं आप, तो फिर यू हैव टू मेंशन, चाहे जब मर्जी हो। लेकिन आपके केस में इफ़ इट्स मोर देन 3 इयर्स, तो उन्होंने वैसे भी बोला हुआ है जो नई नेशनैलिटी के लॉज अपडेट हुए हैं उसमें उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि कोई भी कन्विक्शन, स्पेशली ये जो आप टाइप की नॉन कस्टडियल कन्विक्शंस हैं, 3 साल के बाद ये गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी। तो आपका तो आपने कहा 2007 के अंदर कन्विक्शन हुई जो इशू हुआ था ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, तो वो वैसे भी 3 इयर्स लैप्स हो गए हैं, तो उस पर आपको कोई नहीं इशू होगा इन योर एप्लीकेशन। थैंक यू जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। Alright, sorry, I think they're trying to get the calls through, so मैं दोबारा hello? Hello, can I speak to the lawyer, please? Immigration lawyer. What's your question, sir? Hello. Yes, I'm listening. What's your question? It's about the spouse visa. I'm thinking of marrying someone in India. Yeah.
I do meet most of the requirement. I do earn more than 18,500 a year. I do have my own accommodation. Yeah. Other bits and pieces which I do meet. Now, how easy is it, or how difficult is it to bring your staff to this country? All right. Thank you for your question. I mean, first of all, because we're on the topic of spousal applications, as you must have heard in different shows, if you do follow immigration shows here and there, that the Home Office won their review appeal in the Court of Appeal, that now the 18,600 for the time being will stand. Now, in my personal experience, one of the main reasons the applications are refused are that people do not provide sufficient evidence. When I mean by sufficient evidence, if you go on the website or you log in when you're submitting the application, unfortunately the form is not very helpful. You need to go into the immigration rules and then take out the list of documents you need to provide for your application. I mean, that is the number one reason for refusing the application, because people have submitted the documents, but they have not submitted the documents in accordance with the immigration rules. And what I get from people is, we looked at the application, we filled the appendix, and these were the documents required, because unfortunately the application itself, although it requires a lot of information to be written by your spouse, is not very comprehensive when it comes to submitting the evidence. So my suggestion to you is that please thoroughly go through the immigration rule, go through the evidence which are required to submit along with the application for your income assessment, and then hopefully there should be no problem with the application, provided that all the other requirements are fulfilled: English language and of course the relationship that is subsisting. But the number one reason for refusal right now is that people do not provide ample or sufficient evidence to prove that they're earning 18,600, which they have to derive from the immigration rule. Again, I can only say to you that you can either try to contact a local representative who can then give you that list, and then you can go through the list and make sure that when you're submitting the application, you provide those documents for your income assessment, hopefully. Thank you, Jay. Let's try to take another call. Hello? All right, I will come back to my original topic, because वो कह रहे हैं कि they're trying to sort out the calls right now. I'm sorry कि क्योंकि हमने टॉपिक शुरू किया था फ्रेश क्लेम के ऊपर और उसके बाद थोड़ी कॉल्स आनी शुरू हो गई, so I'm एकदम मैं वापस फ्रेश क्लेम के ऊपर जाऊंगा, तो I'll try to like slowly build it up ताकि आप लोगों को भी, जिन्होंने अभी शो को ज्वाइन किया, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. जो एक मेन बात हम पहले डिस्कस कर रहे थे शो के शुरू के अंदर, तो मैंने ये कहा था कि अब जो एप्लीकेशंस लोग डालने की कोशिश करते हैं, जब एक दफ़ा उनका रिफ्यूज़ल हो जाए, नई एप्लीकेशन डालने की कोशिश करते हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस. तो उसको मैं ये नहीं कहता अवॉइड करने के लिए, बट लॉ के अंदर एक प्रोविजन आपके पास है जिसको हम फ्रेश क्लेम बोलते हैं. उसकी एक सर्टन कंडीशंस हैं. एज लॉन्ग एज आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, यानी कि आपने कोई पहले क्लेम डाला था असाइलम का, ह्यूमन राइट का, रिफ्यूज़ हो गया, आपके अपील राइट सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आप लाजमी उस रूट को यूज़ कर सकते हैं. उसका जो नंबर वन फ़ायदा है वो ये है कि आपको होम ऑफिस की जो हेफ्टी फ़ी है नई एप्लीकेशन की, वो नहीं डालनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स जब मैं ये फ्रेश क्लेम की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट असाइलम एंड ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस. और अब क्योंकि मैंने असाइलम का भी जिक्र किया, एक सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि जी हमें एक बात समझ नहीं आती है, होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी पढ़ते हैं और हमने वैसे भी देखा है कि असाइलम के जो रिफ्यूज़ल हैं वो बहुत हाई हैं. मैं उस पर भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि क्यों इतने हाई हैं असाइलम के रिफ्यूज़ल. मैं एक मिनट पहले कॉल ले लूँ. हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम. जी शिवराज भाई. जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाएं. जी भैया, मेरा क्वेश्चन था, मेरे दोस्त के बच्चे इधर आए हुए 5 साल हो गए उनको. जी. तो उनका जो है ना 2 साल का स्कूल का रिकॉर्ड है, लेकिन 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है उनका, है ना. जी. तो जब वो आए थे पहले दाखिल हुए थे, उसके बाद जो है ना वो किसी और इलाके में गए तो उनको उधर दाखिला नहीं मिला. जी. तो अभी क्या वो तो पिछला टाइम काउंट होगा या फिर दोबारा हम 7 साल वेट करें? ऑलराइट. उनकी उम्र कितनी थी जब वो इधर आए थे? जी. उनकी उम्र कितनी थी बच्चों की जब वो इधर आए थे? बच्चे जब इधर आए हैं 3 बच्चे हैं. मुझे उम्रें बस चाहिए, सबसे छोटे वाले की और बड़े वाले की बता दें. सबसे छोटे वाले की उम्र और सबसे बड़े वाले की बता दें उम्र. सबसे बड़े वाले की उम्र अभी 8 साल है. ठीक है. तो जो सबसे छोटे वाला है उसकी उम्र जो है ना अभी 4 साल है. 4 साल है. ओके. और वो 5 साल हो गए इस कंट्री के अंदर? जी. उनको 5 साल हो गए इस कंट्री के अंदर? जी. छोटे वाले की सॉरी 6 साल है. 6 साल. ठीक है, दैट्स फाइन.
थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर फ़ोन कॉल। अच्छा जी, मुझे पता है आपका पूछने का मकसद क्या था। आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है बिकॉज इस पर थोड़ी डेवलपमेंट भी कोर्ट ऑफ अपील के अंदर भी रिसेंटली हुई है, जो बच्चों के 7 साल के ऊपर। पहले मैं आपका जवाब दे दूँ जो आपने सिंपल पूछा था, और फिर मैं उस पर आता हूँ 7 ईयर के ऊपर। देखिए, पहली बात आपने कहा जी कि जो शुरू के 2 साल है वो कहीं स्कूल वूल से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, उसकी फिक्र ना करें बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, यू विल हैव द GP, आप और लोगों को उस वक्त मिली होगी, आपके फ्रेंड की फैमिली जिनको पता होगा कि बच्चे हैं, और प्लस अगर स्कूल का नाम भी हमको पता था तो लेटर मिल जाता है कि वो वहाँ पढ़ें। बट उसकी कोई परेशानी की बात नहीं बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ स्कूल। आपने उस वक्त कोई GP रखा होगा, चलिए अगर GP भी नहीं रखा तो लोग शुरू में, अगर आई डोंट नो आपके दोस्त का स्टेटस क्या था वीज़े का, थोड़े घबराए हो, GP को रजिस्टर ना किया हो, लेकिन लोगों से तो मिले होंगे, किसी ना किसी घर में तो जाके रहे होंगे। तो वो जो लैंडलॉर्ड है घर का, जिन लोगों से उन्होंने मिलना जुलना शुरू किया, बच्चे भी साथ हैं, अब वो उनकी एविडेंस साथ दे सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि बोले हाँ जी इस तारीख से बच्चे हमने खुद देखे UK के अंदर थे। और ऑफ कोर्स पासपोर्ट भी अगर आप प्रोवाइड करके देते हैं तो उस पर एग्जिट एंट्री स्टैंप लगी होगी जिससे उनको पता होगा कि बच्चे यहीं रह रहे थे। तो यकीन करें उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको स्कूल के 2 साल के रिकॉर्ड नहीं मिलकर, उस बच्चों की बात है, बहुत आपको एविडेंस मिल जाएगा, लोगों से मिल जाएगा, कोई तस्वीरें वगैरह खींची होंगी, किसी की बर्थडे अटेंड की होगी, शायद वहाँ वीडियो बनी हो, तो वो इज नॉट एन इशू। मेरे ख्याल से जो आप अगला सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जी 5 साल हो गए हैं बच्चों को इधर, तो आपको मेरे पास आपका इशारा था जब उन्होंने जुलाई 2012 में लॉ चेंज किया, उन्होंने कहा जी कि अब अगर किसी बच्चे को जो कि नॉन ब्रिटिश है इधर 7 साल गुजर जाएं तो हम उनको यहाँ वीज़ा देने के बारे में सोचेंगे अंडर ह्यूमन राइट्स। अब पहले तो इधर 2 मिसकंसेप्शन है लोगों की, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। पहली मिसकंसेप्शन लोगों की ये कि जी जैसे ही बच्चे को 7 साल हो गए वीज़ा मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अब मैंने बहुत खुद पर्सनल लेवल पर रिफ्यूज़ल देखे हैं। इस लॉ की जब चेंज हुआ था एक और सब सेक्शन भी है या एक और शिक भी है जो कहती है कि जी एक बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए हो एंड इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। यानी कि आपने ये भी नहीं प्रूव करना कि बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए, आपने ये भी प्रूव करना है कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। अब मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि जी अब हमें कैसे पता जी बच्चे के लिए अनरीजनेबल है, हम बोल रहे हैं अनरीजनेबल है। नो, अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, उन्होंने बड़ी प्रिसाइज पॉलिसी दी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि इन फैक्टर्स की हम कंसिडर करेंगे और अगर ये फैक्टर्स आप पे अप्लाई होते हैं तो वी वुड थिंक इट इज़ रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक टू द होम कंट्री। तो जो अपना केस बना के भेज रहे हैं 7 ईयर के ऊपर, उनके लिए बेहतर ये है कि पहले ज़रूर उस पॉलिसी को पढ़ें ताकि वो देखें कि कौन कौन सा क्राइटेरिया जो उन पर बैठता है। कोई जारी बात है, देखें आप मुझसे 2 सेकंड के लिए एक सवाल किया है, आपके दोस्त की पूरी लाइफ उनके पीछे, तो मैं 2 सेकंड में अगर 2-3 बातें बोलता भी हूँ तो मेरे ख्याल से वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में इतनी जल्दी कंबाइन नहीं कर सकेंगे या निकाल नहीं सकेंगे कि ये शिकें जो पॉलिसी में लिखी हैं मुझ पर अप्लाई होते हैं। कल्चर बैरियर, लैंग्वेज, मेंटल, फिजिकल, खुदा न खास्ता अगर कोई इशू है बच्चों के साथ, और एक्सटेंडेड फैमिली और टू सम एक्सटेंड इकोनॉमिक ऑल्सो, कुछ बच्चों की वेलबींग की बात हो रही है। बट इकोनॉमिक पे एक बात इधर बता दूँ, तो मैंने जिक्र किया, बट दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स इट। होम ऑफिस वो कहते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है वो आपका इशू है, अपने बच्चे पालना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिसी के ऊपर सर्टन चीज़ें लिखी हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो अर्ज़ ये है कि अक्सर लोग जो मिस्टेक करते हैं कि वो बच्चों का 7 साल समझ के जो स्कूल के रिकॉर्ड हैं और जी 7 साल से बच्चे रह रहे हैं भेज देते हैं। वो सेकंड शिक जो उसकी एक पार्ट 2 है उसको भूल जाते हैं कि आपने ये भी एविडेंस देना है, ये भी प्रूव करना है होम ऑफिस को कि वाई इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे बच्चों को भी 7 साल नहीं हुए हैं। ठीक है जी, आपने पॉलिसी बोल दी है, लेकिन 7 साल नहीं हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए। अब मैं आपको एक और जिक्र कर दूँ, जब ह्यूमन राइट्स के इन्होंने लॉ को इनकॉर्पोरेट किया जुलाई 2012 में, उस वक्त उन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि इमिग्रेशन रूल के तहत अगर किसी बच्चे को यहाँ 7 साल गुजर गए तो हम सोचेंगे उसको यहाँ वीज़ा देने का, also subject to it is unreasonable for him to go back to their home country। अब इंटरेस्टिंगली ये जुलाई 2012 में इंट्रोडक्शन हुई थी लॉ की, इससे पहले भी हम केसेस डाल रहे थे जो हम सेक्शन 55 के अंडर डाल रहे थे, वो भी बच्चों के ऊपर है और वो अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी है, लेकिन लोग ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अब 7 ईयर के ऊपर। अब सेक्शन 55 ये कहता है कि एनी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ वो पैदा किधर हुआ, अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं, यानी कि होम ऑफिस की बात कर रहा हूँ, जिससे उस चाइल्ड की नश्नो नुमा पे या उसकी फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट पे हर्ज पड़ता है, तो हम लोग
ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। तो जिन लोगों के बच्चों के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं वो ज़रूर सेक्शन 55 का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इशू ये आ जाता है कि एविडेंस के अंदर कि हम क्या प्रोवाइड करें। अगेन होम ऑफिस की पॉलिसी या इन सर्टन केसेस आप एक रिपोर्ट होती है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको बना के देता है, अगर खुदा न खास्ता आपके चाइल्ड के साथ कोई इशू है, वरना प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट को भी हायर करके वो रिपोर्ट ले सकते हैं जिसका नाम है फैमिली इन सर्कमस्टांसेस रिपोर्ट, जो आप उसके होम ऑफिस को जमा करा सकते हैं और कह सकते हैं कि ऑल्दो हमें 7 साल पूरे नहीं हुए लेकिन हमारे बच्चों के साथ ये इशू है जिसकी वजह से हम इस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर होम ऑफिस आपको रिफ्यूज़ करता है, आपके पास अपील्स हैं, आप उस प्रोसेस को आगे चला के, ये नहीं कहता कि आपके 7 साल पूरे हों फिर आपको वीज़ा लाजमी मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप होम ऑफिस से इन कॉन्टेक्ट होंगे और आपका टाइम चल रहा है एंड यू ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट कि जी इन एविडेंसेस की वजह से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को इट विल बी अनरीजनेबल फॉर देम टू गो बैक टू द होम कंट्री। इस पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ। मुझे बोला जा रहा है कि कोई लाइव कॉलर हैं तो ऑफ कोर्स वो होल्ड पे होते हैं, तो आई ट्राई टू टेक द कॉल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी जी मैंने ये पूछना था, मेरे 3 बच्चे हैं यहाँ पे, हमें 12 साल हो गए आए हुए, जी तो 3-4 साल हो गया हमें, एक तो वर्क रिफ्यूज हो गया, अभी फ्रेश एप्लीकेशन डाली थी लास्ट अगस्त में, जी वो भी रिफ्यूज हो गई थी, तो उसके बाद जुडिशियल रिव्यू में गए थे, जी तो उन्होंने कहा कि हम अपना केस वापस ले लें कि 3 महीने में अपना रिकंसिडर करेंगे। वो जनवरी में आया था हमें, ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको राइट ऑफ अपील देते हैं, तो वो भी राइट ऑफ अपील भी नहीं। फिर एक लेटर आया कि हम अभी कोई कुछ नहीं डिसीजन दिया कि हम रिकंसिडर करते हैं कि आपको फैमिली का, प्राइवेट फैमिली देखते हुए आपका डिसीजन करेंगे। आपके बच्चे भी हैं आपके साथ? जी आपके बच्चे भी हैं आपके साथ? जी 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो छोटा वाला है यहाँ पे बॉर्न हुआ था, वो 7.5 साल का, और बेटी है 5.5 साल की। मैं मोर कंसर्न हूँ, बड़े वाला हाँ। बेटा वो 12 साल इधर ही रहा है यूके के अंदर। जी जी ओके, थैंक यू। मैं तो आपको भी नहीं मिस्टर जी ये पूछना है मैंने, उन्होंने हमें बायोमेट्रिक्स भेजे थे, जी जो वो बायोमेट्रिक्स बच्चों के जब हम पोस्ट ऑफिस में गए तो वो नहीं हो रहे थे, जी। तो हमारे मेरे हस्बैंड का मेरे हो गए हैं, लेकिन हमने उनको वापस भेजे अभी। अडल्ट का नाम नहीं लिखा होगा, मैं समझा देता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 3 वीक हो गया लेकिन उस पर बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी, 3 वीक हो गया। इसका क्या चांसेस है, प्लीज ये बता दें। बड़ी मेहरबानी, मैं आपको जवाब दे Thank देता हूँ। ठीक देखिए, आपसे पहले भी एक कॉलर ने रिंग किया था इसी इशू के ऊपर और उन्होंने भी ये बोला था, जैसा मैंने उनके लिए भी बोला था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर द बेनिफिट अगर आपने टीवी अपना अभी ओपन किया है। लगता ये है कि आपने एप्लीकेशन डाली, कोई इशू रेज हुआ होम ऑफिस के साथ और मे बी मोस्ट लाइकली आप हाई कोर्ट गई होंगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हाई कोर्ट में जो ट्रेजरी सोलिसिटर्स हैं वो डील करते हैं होम ऑफिस के बिहाफ पे, और वो थोड़े बेहतर तरीके से डील करते हैं। आपके केस में कोई मेरिट होगा तो आपके वकील ने ट्रेजरी सोलिसिटर से डील मार ली होगी कि जी 3 महीने के अंदर हम केस अपना विड्रॉ करते हैं, इसको हम कंसेंट ऑर्डर बोलते हैं। आप 3 महीने में नया डिसीजन दें, और हम भी अक्सर ये करते हैं और आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट कि अगर आप जो नया डिसीजन देंगे वो अनफेवरेबल है, यानी कि आप दोबारा रिफ्यूज़ करने लगे हमारे क्लाइंट को, तो इन कंट्री राइट ऑफ अपील दें। क्योंकि सारी बात है, जो हाई कोर्ट की कॉस्ट है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, जो कि ट्राइब्यूनल की कॉस्ट है थोड़ी मिनिमल होती है। लीगल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली, डिपेंडिंग आप किस तरीके से उसको देखते हैं। तो वो दैट इज़ फाइन, वो एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और होम ऑफिस ने अब रिकन्सिडर करना है। पर कभी कभी ये होता है कि होम ऑफिस थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता लेजी हो जाता है, पर उनका वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते हैं। लेकिन आपके केस में तो अच्छी बात है, आपको बायोमेट्रिक भी उन्होंने भेज दिया। अब जहाँ तक बच्चों की बायोमेट्रिक की बात है, घबराइए नहीं, ये अक्सर मैंने खुद नोट किया केसेस के अंदर। आप तो बच्चों की बात करें, अडल्ट की भी जो बायोमेट्रिक वो पेपर भेजते हैं वो पोस्ट ऑफिस में स्कैन नहीं होता और वापस भेजना पड़ता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा जल्दी चाहती हैं तो प्लीज़ अपने लोकल एमपी के पास जाएं, वो होम ऑफिस को खत लिखेंगे जो मैंने अपने शो के शुरू में कहा, एंड देन होपफुली कोई ना कोई इससे डिसीजन जल्दी आ जाएगा, या आपको वो बायोमेट्रिक भी भेज देंगे और डिसीजन आएगा। अब जहाँ तक आपने कहा जी मेरे चांसेस क्या हैं, अगेन मैं अभी एक और बात भी 7 ईयर पे बोलूँगा, लेकिन मैंने आपको ये अर्ज़ किया कि आपकी तो केस में माशाल्लाह आपका जो एल्डेस्ट बच्चा है वो 13 साल से, आपने कहा उसकी उम्र है 12 साल से वो इस कंट्री में, 2 और आपके बच्चे हैं, तो आपका बड़ा आर्ग्यूबल केस है। मैं यहाँ बैठ के आपकी मैं केस हिस्ट्री जानता ना, मुझे ये नहीं पता आपने क्या क्या कागजात जमा कराएं, ये दिखाने के लिए कि इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चिल्ड्रन टू गो बैक टू द होम कंट्री। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले होम ऑफिस की वजह से हुआ है, दैट काइंड ऑफ गोज इन योर फेवर, बट डिपेंडिंग आपने कब पहले एप्लीकेशन डाली, कितना अर्सा उन्होंने रखी और क्या क्या और किया। तो ऑफकोर्स जब तक मैं आपका केस नहीं पढ़ सकता या देखूंगा नहीं, आई कांट टेल, बट मैं इतना बोलूँगा आपको कि आपका आर्ग्यूबल केस है, एक हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है, डिपेंडिंग कि आपने किस तरीके से अपने केस को होम ऑफिस में प्रेजेंट किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, फरमाएं।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं लखनऊ से हूँ। जी जाकिर भाई। मैं पोर्चुगीज नेशनलिस्ट हूँ। पोर्चुगीज, जी जी पोर्चुगीज। अच्छा, और अभी एक बात चल रही कि मेबी इन नियर फ्यूचर इंग्लैंड पॉसिबिलिटी है कि वो यूरोपियन यूनियन से हट जाए। तो उस सूरत में जो भी पोर्चुगीज नेशनलिस्ट है यहाँ पर यूके के अंदर, उनका क्या हाल होगा? अगर वो उनके पासपोर्ट के अंदर इंडेफिनिट स्टे टू रिमेन इन द यूके है, तब भी क्या हाल होगा, और अब नहीं है तब भी क्या हाल होगा? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू फॉर योर फोन कॉल। पहली बात तो ये मैं आपको बोलूँ कि आपको बिल्कुल परेशान होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जो ईए की वो बातें कर रहे हैं, ईए से हम लोग होंगे, वॉज मोर टू डू विद फिस्कल पॉलिसी। जहाँ तक यूरोपियन नेशनल्स की बात है, आपको फ्री मूवमेंट राइट है लिस्बन ट्रीटी के थ्रू, और प्लस अब एक दफ़ा आप यहाँ आ गए तो कोई भी अगर लॉ में कल चेंज हुई, पहली बात तो वो चेंज होगी उस डे से ऑनवर्ड। तो जो लोग यहाँ ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो लोग यहाँ ऑलरेडी ट्रीटी राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन पे आई एम प्रीटी सर्टन कि उस लॉ का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज आप एक बात याद रखें कि आप जैसे माशाल्लाह यूरोपियन नेशनल बहुत ज़्यादा इस इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड इट्स वाइस वर्सा कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश यूरोप के अंदर जाके इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से वो रिस्ट्रिक्शन फ्री मूवमेंट के अंदर डाल देंगे तो इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकॉनमी और ओवरऑल, नॉट ओनली फॉर यूके, फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, यूरोप के अंदर जिनके अंदर फ्री मूवमेंट है यूरोपियन नेशनल्स की। तो वो जब ईयू की बात करते हैं, दे मोर कंसर्न विद द फिजिकल पॉलिसी एंड दे मोर कंसर्न के वो जो उनसे बोला जा रहा है कि आप इतना कंट्रीब्यूट करें ईयू फंड के अंदर। बट अगर यूके ईयू से बाहर भी आता है, आई थिंक जो ज़्यादातर अमेंडमेंट होगी वो फिस्कल पॉलिसीज़ के ऊपर होंगी। इमिग्रेशन शुड एंड होपफुली विल रिमेन ओपन। उसकी वजह यह कि उससे इश्यूज़ बहुत रेज होते हैं, नॉट ओनली फॉर द यूके बट यूरोपियन नेशनल्स को भी, बोथ वेज, यूरोपियन यूनियन को भी। सो आई थिंक दैट्स अ सेपरेट इशू। अगर कोई चेंज आई भी, आई थिंक उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर होगी। दैट इज़ माई ओपिनियन हम्बल। लेकिन आप ऑलरेडी इधर हैं, आप फिक्र ना करें, यू विल बी ऑल राइट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी हेलो जी जी, मैं आपकी बात, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी शायद साहब, भैया आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता था। जी जी पूछिए। जी, मैं अनलीगल हूँ इधर, मैं ब्रिटिश लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। जी, तो वो जो पे है वो 18,600 वो चाहिए। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ। और कुछ सवाल? जी, और मैं पूछना चाहता था कि वो काम तो करती है बट उसकी इतनी इनकम नहीं है, ऑलराइट, तो इसके बारे में आप बताना प्लीज। बड़ी मेहरबानी सर, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ओके जी, आपके पास इस वक्त 3 इशू हैं। पहला इशू तो आपका ये है कि जब आप शादी करने जाएंगे अपनी वाइफ से रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, तो वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं और ये चीज़ पूछना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पासपोर्ट, एड्रेस वेरिफिकेशन, और ये पूछना चाहते हैं आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो बिकॉज आपका इस वक्त इशू ये कि आप इलीगल है, ओवरस्टेयर हो गए, आपको अगेन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप एडवाइस ना समझिएगा, बिकॉज उसके लिए आपके पूरे सर्कमस्टांसेस को डिटेल में सुनना पड़ेगा। बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ गाइडेंस कि जनरली लोग ये करते हैं कि ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं कि जी हमें ये ब्रिटिश सिटीजन मिला, हम उनसे शादी करना चाहते हैं, और अंडर आर्टिकल 8 and 2 राइट ऑफ फैमिली एंड राइट टू मैरी हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, यू वांट टू गो एंड गेट मैरिड, ताकि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाएँ तो आप उनको दिखा सकें एक लेटर अपने वकील की तरफ से, या आप खुद अगर एप्लीकेशन डालिए उसका एविडेंस आ जाएगा जब होम ऑफिस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मेरा केस पेंडिंग है, मैंने होम ऑफिस को एप्लीकेशन डाली हुई है अंडर ह्यूमन राइट, ताकि एटलीस्ट जो रजिस्ट्रार है होपफुली होम ऑफिस को ना बुला ले आपकी शादी में कि जिसको उठा के लेके जाओ, इसका तो कोई स्टेटस ही नहीं है इस कंट्री में, क्योंकि आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन होगी। तो पहला स्टेप तो ये है आपको आप जैसे सिनेरियो में लोगों के लिए कि वो पहले ह्यूमन राइट की कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें, ताकि जब वो, या कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल दें ताकि जब वो ये अपना केस रीओपन करने की कोशिश करें, ताकि जब वो रजिस्ट्रार के पास जो वो इमिग्रेशन स्टेटस पूछे तो आप ये बता सकें कि इट्स पेंडिंग विद द होम ऑफिस, चाहे वो अपील पेंडिंग है या फिर आपने कोई नई एप्लीकेशन डाल दी। फिर अगला आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि जी मेरी वाइफ 18,600 नहीं कमाती। अब जो कानून है स्पाउसल के, उसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन एक तरह से समझ लें कि उन्होंने ह्यूमन राइट का एलिमेंट बीच में डाल दिया कि अगर आप इन एक्सेप्शंस के ऊपर पूरे उतरते हैं तो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे कि आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है भी या नहीं। और उसमें जो एक मेन एक्सेप्शन है वो है अंडर द कंसिडरेशन है कि या तो आपकी औलाद हो और वो ब्रिटिश हो, या इंडेफिनेट, या किसी बच्चे को यहाँ 7 साल होना आपकी औलाद हो, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। आपके केस में तो भी आपकी शादी नहीं हुई, तो इफ देयर आर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स for your wife to go and live in your
होम कंट्री। अब इसकी प्राइम एग्जांपल है कि क्या पता लैंग्वेज इशू है कि आपने किसी ऐसे नेशनल से शादी की जो आपकी मातृ ज़बान नहीं बोलते, तो दे वुड बी एन इशू फॉर यू टू गो एंड रीलोकेट विद हर बैक इन योर होम कंट्री। उनकी कोई वहाँ फैमिली नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। सर्टन केसेस में आपकी खुदा न खास्ता, एक दो केसेस मैंने खुद देखे कि वाइफ जिस बंदे जिससे शादी कर रहा था, शी वाज सीकिंग ट्रीटमेंट इन दिस कंट्री, और फिर डॉक्टर ने लिख के दिया कि क्योंकि इनकी ऑनगोइंग असेसमेंट हो रही है, इट इज़ नॉट फीजिबल कि वो इस कंट्री को छोड़ के जाएं, बिकॉज ये असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का वर्ड यूज़ किया है होम ऑफिस ने अपने लॉ के अंदर। अगेन मैं वही बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ इतने, मैं बड़ी ट्राई करता हूँ कि मैं कोई मुश्किल अल्फाज यूज़ ना करूँ ताकि आप भी समझ आए, बट एक बात याद रखें कि होम ऑफिस ने अगर कोई भी मुश्किल वर्ड यूज़ किया, इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, अगर आप होम ऑफिस की जाके पॉलिसी देखें, उन्होंने एग्जैक्टली लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कि दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल। तो जो नंबर वन मुझे इशू नज़र आता है लोगों की एप्लीकेशन में कि वो बस उनको पता होता है कि जी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, या कभी कुछ को तो ये भी नहीं होता, बट वो होम ऑफिस की पॉलिसी नहीं पढ़ते। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ें और आप फिर खुद एक स्टेप बैक लें और देखें कि आपके लाइफ के अंदर जो आपके फैमिली एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर ये होम ऑफिस की पॉलिसी बैठती है या नहीं। अगर बैठती है तो आपका केस आर्ग्यूबल है, अगर बैठती है तो आपका केस के अंदर मेरिट है, अदरवाइज यू विल हैव अ प्रॉब्लम। अक्सर जो मैंने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल में देखी है वो इसलिए होती है कि लोग पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और होम ऑफिस आगे से रिफ्यूज़ल भेजता है कि जी आपने तो कुछ लिस्ट ही नहीं किया, सो वी थिंक देयर आर नो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल फॉर योर स्पाउस टू गो इन live in your home country, और आपकी रिलेशनशिप subsisting रहे, you can go back and try to come back for entry clearance. तो it's very important कि आप उन चीज़ों को देखें। Again, step 1 ह्यूमन राइट एप्लीकेशन ताकि आप शादी कर सकें। स्टेप्स 2 कि आप देखें पॉलिसी के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की, एंड देन ट्राई टू सबमिट एन एप्लीकेशन ताकि एज लॉन्ग एज यू फुलफिल द क्राइटेरिया। अगेन ये जो मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ, या अगर आप पॉलिसी को फॉलो भी करते हैं, मकसद ये नहीं है कि नीचे होम ऑफिस हर हाल में आपको वीज़ा दे देगा क्योंकि आपने हर चीज़ पूरी कर दी है। एटलीस्ट आपके केस में वजन है, आपके केस में आर्ग्यूमेंट है, यानी कि अगर होम ऑफिस आपको नहीं भी देता तो आप कल जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 ओके, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप होगी। दे ट्राइंग टू गेट द कॉल थ्रू। आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा इशू है, कॉल्स के साथ थोड़ा टाइम लैग हो रहा है। हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई मेरी। आई एम वेरी सॉरी सर, फरमाएं अपना सवाल। मैंने बात करी थी सबसे। जी जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाएं। नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पासपोर्ट लेना इमीडिएटली जरूरी है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जब मर्जी पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी नहीं आप, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नहीं जी, आप जितने मर्जी बाद में अप्लाई कर दें, लेकिन मैं सिर्फ एक लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने नेशनलाइजेशन अपना सर्टिफिकेट ले लिया एंड दे नो दे ब्रिटिश सिटीजन, कि प्लीज़ लाल पासपोर्ट ले लें। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग जो रजिस्ट्रेशन या नेशनलाइजेशन, नॉट रजिस्ट्रेशन, नेशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रिटिश बनते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले कोई और पासपोर्ट होता है। तो ये जो ब्रिटिश पासपोर्ट है ये इनका पहला पासपोर्ट है। इवन नाउ जो मैंने अपनी लाइफ में थोड़ी चीज़ें देखी हैं कि पहले होता था कि आप अप्लाई करें जल्दी मिल जाता था, वो आपको इंटरव्यू पर बुलाते, तो थिंग्स आर स्लाइटली चेंजिंग क्योंकि इट विल बी योर फर्स्ट adult British passport. There would be interviews. इससे पहले वो स्ट्रिक्टनेस करें, बेहतर है अपना लाल पासपोर्ट ले लें। प्लस नॉट टू मेंशन अगर नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट है फिर भी you'll be traveling on your original passport, तो वो इमिग्रेशन के उसमें इशू हो जाते हैं, कभी कभी वीज़े का इशू हो जाता है। लाल पासपोर्ट ले लें, कहीं भी आप जाएंगे, आई थिंक ट्रैवलिंग में बड़ी आसानी होती है। तो मैं हमेशा यही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी नेशनलाइजेशन ड्यू है प्लीज़ ले लें, इंडेफिनिट पे ना बैठें, और अगर आपका नेशनलाइजेशन आपकी अप्रूव होगी, आपने ओथ ले लिया, तो प्लीज़ अपना जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बना लें। थैंक यू जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं जाकिर भाई से। जी जी जी, मैंने अभी आपसे बात की। जी जाकिर भाई लेस्टर से, मुझे याद है। जी जी जाकिर भाई पूछिए। जी सर, रिसेंटली मैं आई हैव बीन टू इंडिया फॉर 8 months फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। जी इंडिया में गया था 8 महीने के लिए, और जब अभी वापस में आया तो मैंने जॉब सीकर क्लेम किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई ये दिया कि आप जॉब सीकर क्लेम के हकदार नहीं हो, क्योंकि रिसेंटली जनवरी में एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है कि अगर आप जब भी रिटर्न बैक टू यूके, अगर आपका नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इनफ नहीं है तो आप इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल। 3 महीने तक। जी। तो सर 3 महीने तक मेरा तो ड्यू टू इलनेस, मैं 5 साल से बीमार था, तो बिल्कुल
कोई जो नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन का नहीं है, लेकिन इनकम बेस के ऊपर ये लोग मना कर रहे हैं। आप 3 महीने तक ये लोग कह रहे हैं, तो आप 3 महीने तक हाउ कैन आई सर्वाइव माय सेल्फ? आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट जाकिर भाई। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस एक्सपर्टीज़ है वो इमिग्रेशन है। मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत पता है बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन बेहतर ये होता है कि इंसान उसी लाइन पे चले जो उसको साफ नज़र आ रही हो। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो थोड़ी सी गलत तो साबित नहीं होगी, बट जिस चीज़ में मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके ऊपर आपको कोई कॉमेंट दूँ। ऑफकोर्स अगर ये जो बेनिफिट रिलेटेड इशू हैं, ये जो इंटाइटलमेंट हैं, ऑफकोर्स दे आर लिंक टू योर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, और जब भी आप ये क्लेम करते हैं दे लुक इनटू योर कि आपके फंड में कितने आपने कंट्रीब्यूशन किया, उसका एलिमेंट आपको मिलता है। एंड यस, उसमें लॉ में चेंजेस हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ऑल आई वुड एडवाइज यू, या आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दे आर अदर पीपल विद इन द काउंसिल, सिटीजन एडवाइस ब्यूरो है काउंसिल में भी, दे विल बी अदर पर्सनल जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन होपफुली दे विल पॉइंट टू इन द राइट डायरेक्शन के और भी क्या क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, बिकॉज इस मुल्क का ये तो एक अच्छी बात है कि इनका बेनिफिट सिस्टम इज़ एक्सेलेंट। आई होप कि आप डेस्टिट्यूट ना बने और आप बेघर ना हो, वो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, बट गो इनटू द काउंसिल एंड ट्राई टू स्पीक टू देम कि मेरी और क्या ऑप्शंस हैं। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हेलो, ओके, मुझे बताया जा रहा है कि अभी वो कॉल ड्रॉप होगी, दैट्स फाइन। मैं सिर्फ आपसे एक और, आई एम वेरी सॉरी कि आज ज़रा कॉल्स में, क्योंकि हमने बड़े अरसे बाद अपना पहला शो किया है तो वो थोड़ा लैग आ रहा है कॉल के अंदर, तो आई थिंक आप में से कोई कॉल करते हैं कभी ड्रॉप हो जाती है, मुझे खामोश होना पड़ता है बिकॉज द कॉल इज कमिंग थ्रू, बट आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट वीक तक विल बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस। अच्छा, मैं थोड़ा एक अर्ज़ करना चाहता कि एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, लोग मुझसे कहते हैं कि जी अगर आप बोलते हैं कि पॉलिसी में सब कुछ लिखा हुआ है, आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी कर दें फिर होम ऑफिस क्यों रिफ्यूज़ करता है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये जितने भी उन्होंने क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स रखी हुई इमिग्रेशन रूल की, सर्टन एलिमेंट ऑफ डिस्क्रेशन होम ऑफिस के ऊपर है। यानी कि अगर आपने प्रोवाइड, उन्होंने एग्जांपल में देता हूँ, वो कहते हैं जी कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल में कहते हैं कि अगर मेंटल ऐसी कंडीशन है और आप लिख के दे देते हैं डॉक्टर की तरफ से कि जिनकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, होम ऑफिस मुड़ के कह सकता है कि जी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने कंट्री गाइडेंस पढ़ी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स फिर आप उसको कोर्ट पे जाके चैलेंज करते हैं। और एक बात याद रखें कि कोर्ट से भी कभी कभी गलती होती है, तभी अगर होम ऑफिस गलती करे, आप या तो हाई कोर्ट जाते हैं या ट्राइब्यूनल में जाके अपील करते हैं, और अगर ट्राइब्यूनल से केस आ रहे हैं तो आपको फिर रिव्यू के चांसेस मिलते हैं। इसी वजह से कि एनीवेयर कहीं ना कहीं लॉ में गलती हो सकती है, और तभी आपको रिव्यू के इतने चांसेस मिलते हैं और आपको परमिशन एप्लीकेशन के चांसेस मिलते हैं कि अपने केस को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसमें सिर्फ मैं आपको एक बात बोलने की कोशिश करूंगा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू द इमिग्रेशन रूल, होम ऑफिस की पॉलिसी ज़रूर पढ़ें और एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी जमा कराएं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। Some problem with the immigration, not problem actually, I passed the immigration test in 2007. All right, what kind of test did you pass? Life in the UK. Oh, life in the UK, all right. Yeah, but I didn't apply. I didn't apply for the EU citizenship, but this is invalid for my certificate. Thank you for your question. Like I said to you, there are certain things you'll need to contact me. We can take my number from the office and contact me during office hours, and then I can try to answer you because I can look up what test you've done. But if I'm not wrong, I think the life in the UK is fine. It doesn't expire as long as you've done the current one. Of course, like things like IELTS, they have a 2-year validity and then it expires after that. But life in the UK is fine for the time being. But any questions like that, you can contact me or go to your legal representative, and they can answer you those questions. But if you contact me afterwards, then as long as I'm in front of a system, I can go and look this up for you. Thank you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अच्छा, अब हम जिक्र कर रहे थे, आई थिंक जस्ट पुटिंग द क्यू ऑन, अभी हम जिक्र कर रहे थे उस चीज़ का कि जब आप लोग एप्लीकेशन डालते हैं, यू मस्ट रीड द पॉलिसी। मैं उस पर दोबारा स्ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि जो पॉलिसी है उसको प्लीज़ रीड कीजिए। आप बिल्कुल इसी तरह एप्लीकेशन ना डालें, बिकॉज एक बात याद रखें कि अगर आप किसी के दफ्तर में भी जाते हैं, आप 1 घंटे की मीटिंग करते हैं, 1.5 घंटे की मीटिंग करते हैं, आप अपने लाइफ का निचोड़ 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा
नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि पहले जाके समझें आप दफ्तर में कि जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसकी बेसिस क्या है, यानी कि अगर आप होम ऑफिस को एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, और उस असेसमेंट के क्राइटेरिया पे उतरने की पहले कोशिश करें, यानी कि टेक अ स्टेप बैक, अपने हालात की तरफ देखें एंड देन लुक एट दिस कि जी आपके हालात उस क्राइटेरिया पे फिट होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं देन लुक एट द एविडेंस कि हाँ जी अब हमें ये एविडेंस देने हैं। अगेन उसकी ये गारंटी नहीं है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी, लेकिन एटलीस्ट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। मुझे भी बताया जा रहा है वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक, सो होपफुली इंशाल्लाह आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। नहीं मैं कहा शकील सॉरी यार, वो मुझे मैं समझता हूँ पीछे तूने एक और कॉल रखी हुई है लाइन पे, तो तू कहता है ना कॉल आ रही है, मैं पता क्या समझता हूँ तूने पीछे 2 रखी है, एक वक्त में एक कॉलर सिर्फ आ सकता है, मुझे सिस्टम नहीं आका पता ना। एक टाइम में एक कॉलर, अच्छा वो लाइन नहीं जो उधर होता था, तो याद है ना, मैं इसलिए मैं पता क्यों फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगला कॉलर लेते हैं, बिकॉज मैं समझा लाइन लगी हुई है पीछे जो उधर होता था, इधर एक वक्त में एक है ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, मैं तू मुझे बोलता है ना कॉलर उनको बोल होल्ड करे, बिकॉज मैं बीच में हाँ फिर सिर्फ आपको एक बोल देता हूं कि लाइव कॉलर नेक्स्ट जो है ना। अच्छा मुझसे फिर पता क्या गलती हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि पीछे और भी लगे हुए हैं, अब मैं समझ गया हूँ चक्कर क्या है। अब जब तू बोलेगा ना कॉलर उनको बोल होल्ड करे, मैं अपना जवाब खत्म कर लूंगा, मैं वो ले लूंगा। उनको यही कहता हूँ कि इस क्वेश्चन जब वो आंसर खत्म करेंगे ना उसके बाद मतलब होल्ड पे ही होते हैं, जैसे हेलो करेंगे ना उनके साथ। फिर एक काम कर, मुझे ये बता दिया कर कि एक पीछे है कॉलर है या नहीं, ये बता दे मुझे कि पीछे कॉलर है या नहीं, बिकॉज पता है क्या, मैं जब आपको बोल देता हूँ कि लाइव कॉलर है हाँ तो उस टाइम कॉलर जो है ना लाइव लाइन पे होता है। अगर हाँ बट ये मुझे कर दीजिए, मैं कोई जवाब भी दे रहा हूँ ना, तो सब एक बार बोल दी लाइव कॉलर है उसको होल्ड पे रख दे। पता है को बड़ा सिली लगता है कि मैं बाद में कहना चाहिए कोर कॉलर, बिकॉज आई एम थिंकिंग कोर कॉलर है, बिकॉज उधर तुझे याद है दूसरा चक्कर था, वो 3 लाइन में थे। मैं अब मुझे समझ आ गया कि एक वक्त में एक कॉल होती है, विच इज़ फाइन विद मी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि एकदम जवाब खत्म करूँगा एक और होगा। चल अब मैं समझ गया, कितना टाइम रह गया हमारा? और ना यार इतना ना कर, मैं भी क्लोज अप कर दूंगा, मैं वापस आऊँगा ना। नहीं मैं क्लोजिंग में मार्क दूंगा, तू मुझे 3 मिनट दें क्लोजिंग, पता है इस तरह लंबा नहीं करना। शकील लाइव आऊंगा ना वापस, फिर मैं क्लोजिंग कर दूंगा, आऊंगा ना वापस मैं क्लोजिंग करूंगा, जब मैं थैंक यू बोल दूंगा और अगले मंथ का वीक का बोलूंगा, उस वक्त फिर मुझे बता दें निकाल दिया। मैं अभी सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा और कॉल्स आप ना लें। وطني الغالي وطني
वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। यकीन करें मुझे अभी ब्रेक में पता चला है कि हमारा पूरा घंटा भी हो गया है एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम टुडे एंड आई एम सो सॉरी अगर मैं आपकी कॉल नहीं ले सका बिकॉज ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड द प्रोग्राम आफ्टर फ्यू वीक्स। मैंने भी गैप लिया था एंड वी बैक ऑन TV 99। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इट्स मंडे 7 to 8। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इस टाइम के दौरान कॉल करें और थोड़ा पहले करना शुरू कर दें, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपने बाद में मुझसे कांटेक्ट करना है, यू कैन स्पीक टू द मैनेजमेंट एंड दे विल बी एबल टू गिव यू माय कांटेक्ट डिटेल्स। मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। आई हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टुडे क्योंकि आज हमारा पहला शो था एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन टू द शो एंड आई रियली होप कि आपको ये शो बड़ा इंफॉर्मेटिव लगे, आपको इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे इस शो की एंड इंशाल्लाह I'll see you next week. Allah Hafiz. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن جعل مضيء المجاريح وطني وطني الغالي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطن جعل مضيء المجاريح وطني